नमस्कार, मैं तमन्ना शर्मा IIM स्टूडियो से हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिसेस सुचित्रा गुप्ता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है IIM गाज़ियाबाद में। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपकी मीडिया के तीनों ही क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है, आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है। तो आपको मतलब ये जर्नी शुरू करने के लिए प्रेरित किसने करा? देखिए, सबसे पहली प्रेरणा तो इंसान के अपने अंदर से आती है ना। जिस दौर में मैंने शुरुआत करी थी तो बहुत कम ऐसी संभावनाएं थीं कि मैं इसमें आगे बढ़ पाती। मैंने 8-9 साल की उम्र से शुरुआत की और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी अर्ली एजुकेशन है, मेरी पैदाइश है राजस्थान अजमेर की, और मेरी पूरी अर्ली एजुकेशन जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश वहाँ की रही है। तो मैं जब इंदौर में थी और मैं जिस स्कूल में थी वो अभी भी अगर आप उसके रेटिंग देखेंगे तो काफ़ी हाई है। उस ज़माने में रेटिंग तो होती नहीं थी, लेकिन हाँ, इट वाज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड स्कूल। और वहाँ जो एनुअल डे होता था वो एक बहुत बड़ा, जिसको आज की लैंग्वेज में कहते तो गाला इवेंट, हाँ, माने हुज हु यूज्ड टू बी प्रेजेंट। और वहाँ से मेरे टीचर्स ने कहीं कुछ देखा होगा मेरे अंदर, कोई थोड़ी बहुत स्पार्क दिखा होगा, तो एक नाटक प्रेजेंट करना था उसी में। वहाँ चीफ मिनिस्टर ये वो सब लोग आया करते थे, इतना पॉपुलर वो स्कूल था। तो कहानी चुनी गई आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी की काबुली वाला। और काबुली वाला में देखा जाए तो दो मुख्य केंद्र बिंदु हैं। एक बच्ची है जिसका नाम है मिनी, और एक है काबुली वाला जो काबुल से आया है और ड्राई फ्रूट्स का काम करता है। तो मैंने 8 साल की उम्र में, 8 या 9 के बीच की उम्र समझ लीजिए, तो मैंने पहली बार वो नाटक किया। और मुझे आज भी याद है, मैं जब मेरा पहला ज़िंदगी का डायलॉग जो मैंने मंच पे बोला वो था, बाबा बाबा तुम आ गए बाबा। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो वो नाटक हुआ एंड मिनी का रोल चुलबुला भी है, और बच्ची है छोटी सी, मतलब मेरी ही उम्र की रही होगी या 1-2 साल बड़ी रही होगी, जो टैगोर जी ने उसकी परिकल्पना की होगी। तो वो इतना सफल हुआ। और उन दिनों में छोटी जगहें थी ये, तो हम जहाँ से निकलते थे और मेरे पेरेंट्स साथ होते थे, तो ये नहीं कहता था कि सो एंड सो इज़ गोइंग वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, जैसे मिनी के पापा हैं, मिनी की मम्मी है, यू नो। सो आई बिकेम वेरी पॉपुलर। तो वहाँ से फिर रेडियो वाले भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप रेडियो ज्वाइन कर लो और ऑडिशन दे दो। दे दिया मैंने, सिलेक्शन हो गया। एक समय के बाद फिर दिल्ली तबादला हुआ मेरे फादर का। तो दिल्ली में आकर सबने कहा कि अरे वहाँ तो छोटी जगह थी, क्या है, जिसको बोलते हैं ना प्रोवर्बियल कि अंधों में काना राजा वाली बात। तो कहने लगे वहाँ तो आपका हो गया, यहाँ दिल्ली में नहीं होना तुम्हारा रेडियो वेडियो का। तो मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे, वेरी सरप्राइजिंगली उन दिनों में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आई विल सेंड द कार, यू गो फॉर द ऑडिशन। सो मैं ऑडिशन के लिए गई और यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा रेडियो का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। और मैं मतलब ये वो ज़माना था, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सब कुछ लाइव जाता था। 1 घंटे का नाटक हो, आधे घंटे का हो, सब लाइव होता था, इफ़ेक्ट्स भी लाइव लगते थे। तो बहुत कड़ी रिहर्सल्स होती थी, और आप पत्तों पे चल रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं, दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाज़ा, वो लाइव 9:30 बजे का ब्रॉडकास्ट टाइम होता था, 9:30 से 10:30 के बीच का। और जब डायरेक्टर पैनल के उस तरफ आवाज़ कहते थे कि दिस फुल मिनट, तो सबकी धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। गलती की तो गए आप काम से। तो वो ज़माना देखा। दूरदर्शन पर भी मैंने लाइव किया, क्योंकि उस ज़माने में दूरदर्शन पर भी रिकॉर्डिंग नहीं, 3 कैमरा सेटअप, लेकिन रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी। फिर धीरे धीरे रिकॉर्डिंग आई, एडिटिंग नहीं थी। अब अगर मान लीजिए कि सबसे एंड में जाके आपने कोई गलती कर दी, तो यू हैव टू री रिकॉर्ड द होल थिंग जब रिकॉर्डिंग आ गई, क्योंकि एडिटिंग नहीं है। तो सबकी नज़रें मेरी तरफ होती थी कि ये छोटी बच्ची है, गलती यही करेगी, चाहे करूँ ना करूँ, लेकिन वो एक होता है ना सबका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ से फिर खैर एडिटिंग आ गई। और आप आज तो खैर ज़माना वो है कि जहाँ आप एक शब्द उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, कहीं पे भी कट पेस्ट कर लो, अब तो वो ज़माना है। सो बहुत बदलाव मैंने देखा है। आई मीन आई हैव बिन थ्रू द एंटायर जर्नी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑल्सो, नॉट जस्ट थीमेटिक और
content wise change, but also the technological journey of the entire thing. अब तो रिकॉर्डिंग है, अच्छा टेक नहीं हुआ, चलो दोबारा कर लो, री रिकॉर्ड कर लो, ये कर लो. दूसरी तरफ अगर आप देखें तो थिएटर की संभावनाएं अलग हैं. थिएटर में क्या है कि आपके पास रीटेक की गुंजाइश नहीं है. आज फिल्म में या टेलीविज़न में या रेडियो पर अगर आप जो भी बोलते हो, हालांकि तीनों मीडियम्स में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है. जैसे मान लीजिए अगर मैं, क्योंकि मैंने तीनों विधाओं में काम किया है, तो अगर मान लीजिए आप रेडियो पे काम कर रहे हैं, तो रेडियो पे आप, जैसे आपने माइक पकड़ा हुआ है, इतनी नज़दीक से आप बोल रहे हो, मैं विस्पर भी करूँगी तो आपको सुनाई देगा, है ना, उस तरह से. लेकिन अगर मैं यही चीज़ मंच पर बोलूँ तो मुझे एक बैलेंस बनाना है अपने मॉड्यूलेशन में, अपनी आवाज़ में, अपने आवाज़ के संयम में, और मेरा आखिरी जो लाइन में बैठा हुआ है, रो में बैठा हुआ है दर्शक, उसको मेरी बात स्पष्ट सुनाई दे. लेकिन मैं आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं हो सकती. मैं ये नहीं कि चिल्ला के बोलूँ, क्योंकि अगर मैं जो भी रोल है आपका, किसी भी कलाकार का, तो उसको, उसकी मर्यादा को ध्यान में रखना है. और लेकिन ये एक बहुत मौलिक फ़र्क, मैं कहूँगी, अंतर है इन चीज़ों में. तो रेडियो पे या टेलीविज़न पे आपका लेबल लगा हुआ है या बूम जो भी है, तो आप अगर विस्पर भी करोगे तो आपके ऑडियंस तक पहुँचेगा. लेकिन अगर आप मंच पर हो तो ये आपको लिबर्टी या लग्जरी नहीं मिल सकती. सो हाउ टू बैलेंस बिटवीन द टू. आप दिन में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपके पास माइक है, शाम को आप शो कर रहे हो, माइक नहीं है. तो हाउ टू बैलेंस आउट, दैट इज़ वेयर द सक्सेस ऑफ द आर्टिस्ट कम्स. एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप भावनाओं को भी केंद्र में रखें और अपनी आवाज़ को भी संयमित रखें और आखिर तक पहुँचें. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो उसके बीच में तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता. लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और सीखने की अगर आप में इच्छा है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप सीखना चाहें. जिस दिन आपने कह दिया कि दिस इज़ द अल्टीमेट फॉर मी, दैट इज़ द एंड ऑफ द जर्नी. अल्टीमेट कुछ नहीं होता. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको ये पता है कि सीढ़ी पर पहला कदम, पहली सीढ़ी, जो सीढ़ी है उस पर पहला कदम मुझे कैसे रखना है. अब आप ये सोचें कि आखिरी कदम कहाँ होगा, 10वें माले पे होगा या 13वें माले पे या 25वें, उसकी कोई सीमा नहीं है. जो सोपान जिसको कहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है. आप हर रोज़ नया सीखते हैं. मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे, किसी से भी राह चलते भी या आपसे बातचीत करते हुए मैंने कोई एक नया शब्द सीख लिया, वो भी मेरे लिए एजुकेटिव एक्सपीरियंस है कि आज मेरी वोकैबुलरी में इजाफा हुआ, मैंने कुछ सीखा, चाहे वो एक शब्द ही हो. तो अगर आप ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखते हैं कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसमें जो मुझे मिल रही हैं संभावनाएं दिख रही हैं, वो मैं उससे सीखूँ. सीखना बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स इट. तो मैम, जैसे कि बदलता दौर है, एआई वगैरह की वजह से कई से बदलाव आए हैं, तो मूवीज़ और रंगमंच में भी बहुत कंटेंट में बदलाव देखा जा रहा है. तो आपका इस बात पे क्या कहना है? देखिए, रंगमंच में जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा. हाँ, एब्स्ट्रैक्ट भी किया है, मैंने खुद मोनोलॉग किया है, खुद मैंने साइलेंट प्ले किया है, जहाँ मेरे पास, मैं अकेली मंच पर और मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं उसको अभिनीत कर रही हूँ. और मोनोलॉग जिसमें आप अकेले खड़े हैं और घंटा सवा घंटा बोल रहे हैं. और सबसे बड़ा डर क्या है मंच पे, क्या डर होता है कि आप लाइन ना भूल जाएं. अच्छा, अगर तो आप एक कलेक्टिव प्ले कर रहे हैं तो मालूम है कि सामने वाला कलाकार भी कहीं ना कहीं संभाल लेगा, चलो हो जाएगा. आप भी संभालते लोगों को, क्योंकि रंगमंच का मतलब ये है कोऑपरेशन. रंगमंच का मतलब ये है कि आपस में एक सौहार्द बनाकर आप काम करते हैं. भले ही आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस कुछ भी हों, लेकिन अगर आप एक बार मंच पर आ गए तो एक दूसरे की मदद करना लाजमी है. तो कंटेंट वाइज मुझे नहीं लगता बहुत फ़र्क आया है इस चीज़ में. और मैं मोनोलॉग की बात कर रही थी. सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि सवा घंटा मुझे मंच पर अकेले बोलना है, और अगर मैं एक लाइन भी भूल गई, एक क्यू भी अपना भूल गई जो मुझे अगली लाइन के लिए अपने आप को देना है, किसी को नहीं देना, तो मुझे लगता है मैं 10 पेज आगे पहुंच जाऊंगी. क्यों, कहीं तो वापस मुझे आना है ना, और ये ऑडियंस को पता भी नहीं चले और वो बात भी हो जाए. तो इस तरह के डर रंगमंच पर. तो कंटेंट वाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, कहानियाँ तो वही हैं अल्टीमेटली,
उनको कहने का ढंग बदल जाता है। आप कैसे कहते हैं, हाँ फिल्मों में बहुत उस तरह से कंटेंट वाइज भी, टेक्नोलॉजी वाइज तो खैर बहुत फ़र्क आ गया आज तो। जैसे कैमरा हैं, लेंसेज हैं, कितने बदल गए हैं। आप उम्र कितनी कम दिखने लग जाती है, आपकी शक्ल कितनी खूबसूरत लगने लग जाती है, आपकी आवाज़ कितनी मीठी लगने लग जाती है, वो टेक्नोलॉजिकल है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैम जैसे कि आपने टीचिंग लाइफ में भी एक बड़ा योगदान दिया है, तो आपकी टीचिंग लाइफ के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। I was barely 21 when I started my career and I taught for 44 years in the University of Delhi। और मेरा डिसिप्लिन है हिस्ट्री, तो वो मैंने पढ़ाया, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ा लिए, अच्छा करियर रहा। सफल या असफल, अच्छी टीचर बुरी टीचर, ये तो मेरे स्टूडेंट्स जज कर सकते हैं। मैं तो अब कहूँगी मैं बहुत अच्छी टीचर थी। हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं आता था इनको। एनीवेज दैट्स अ पार्ट, बट यस इट्स बिन अ लॉन्ग एंड अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आप हमारे साथ जुड़ी। मैं तमन्ना शर्मा, कैमरामैन पृथ्वी कक्कड़ के साथ।